यस स्टूडेंट, स्टार्ट कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो ठीक है? यस सर। बिल्कुल ठीक है। आप में से कोई एक स्टूडेंट जो मेरे लिए क्वेश्चन रीड कर सकता है, कोई बताएं। एनीवन? चलिए मिल जाएगा क्वेश्चन। ओके यस गाइस, तो कल हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। थर्ड क्वेश्चन क्या है? चेक व्हाट द रेशो k e square upon g me upon mp is dimensionless। तो चेक करना है that the ratio is dimensionless or not। तो चेक करते हैं, देखते हैं डायमेंशनलेस है या डायमेंशनलेस नहीं है। ओके गाइस, तो हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऑलरेडी क्वेश्चन में जो गिवन रेशियो है वो है k e स्क्वायर अपॉन g me mp। तो मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या। me इज व्हाट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me की वैल्यू कितनी होती है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कुछ वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। mp इज व्हाट? मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर मास की वैल्यू कितनी होती है? द मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मैग्नीट्यूड, यहाँ पर माइनस अप्लाई करो, द मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो हमें पता है एक यूनिवर्स में फोर्स एग्जिस्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मासेस ऑफ पार्टिकल्स। और यूनिवर्स में एक और फोर्स एग्जिस्ट करता है जो 12th में आप पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दिस वन। एक होता है इलेक्ट्रिक फोर्स K q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पार्टिकल्स हैं, है ना, नो डाउट पार्टिकल्स हैं, इसका कुछ ना कुछ मास होता है, बिल्कुल। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन और कोई प्रोटॉन एक दूसरे से कुछ r डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, इनके बीच का सेपरेशन r है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। और बिकॉज ऑफ देयर मासेस, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, प्रोटॉन का भी कुछ मास होता है, बिकॉज ऑफ देयर मासेस एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में जरूर होगा। दैट मीन्स देयर आर two forces between the two particles, due to mass, gravitational force, and due to charge, electric force। हमें थर्ड क्वेश्चन में पता करना है कि ये रेशियो डायमेंशनलेस होगा या नहीं होगा। पहली बात तो हमें पता है, अगर सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो फाइंड आउट करें, लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स अपॉन फोर्स, डायमेंशनलेस होगा ही ना, यूनिटलेस होगा ही। फोर्स अपॉन फोर्स यूनिटलेस होगा ही, हाँ ना। सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो क्या होता है? यूनिटलेस। ट्रू गाइस? यस। क्वेश्चन है ना, स्टार्ट किया है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो पता करते हैं। क्या जो क्वेश्चन में गिवन है ना, थर्ड क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन है, इस गिवन को देख लें हम, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। और ये क्या है? ये रेशो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का ही रेशो है। ये रेशो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का ही रेशो है। हमारे इस, है ना, डायग्राम में हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास एम ई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई, प्रोटॉन का मास एम पी, और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है?
उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज मैग्नीट्यूड को हम ई से लिखते हैं, प्रोटॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड को भी हम ई से ही लिखते हैं, और ई की वैल्यू कितनी होती है, दिस वन। तो यहाँ पर एफ ई कितना होगा, एफ ई, तो एफ ई होगा के ई ई अपॉन आर स्क्वायर। इस डायग्राम से इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड, प्रोटॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस तो आर स्क्वायर ही होगी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। दैट मीन्स एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। और ये जो रेशियो हमें गिवन था वही हमें रिसीव हुआ है। तो हमें इन 2-3 स्टेप से बात तो क्लियर हो जाती है कि जो रेशियो हमें गिवन है वो यूनिटलेस होगा। चेक करना था, चेक कर लिया। हमें इस रेशियो की वैल्यू पता लगानी है, और ये रेशियो की वैल्यू हमें क्या बताती है, इससे हमें क्या पता लगता है वो हम पता लगाएंगे। तो हमें के की वैल्यू, ई की वैल्यू, कैपिटल जी की, ई की, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये सब वैल्यूज पुट करके रेशियो छोटा होगा बड़ा होगा पता लगाना। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपको चेक करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये यूनिटलेस होगा या नहीं होगा। तो हमने चेक कर दिया, यस ये रेशियो यूनिटलेस होना ही होना है, द रेशियो इज यूनिटलेस। वेलकम, बड़े लेट तक बच्चा आ रहा है। ओके, अब हम इस रेशियो की वैल्यू पता लगाते हैं। नाउ सर इसका रीजन क्या लिखेंगे? हाँ, इसके रीजन में मैंने आपको बताया, एक बार और बोल देता हूँ। द रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज बी यूनिटलेस। न्यूमरेटर फोर्स है, डिनोमिनेटर भी फोर्स है, फोर्स अपॉन फोर्स ऑलवेज बी यूनिटलेस। और हमें आरएचएस क्या रिसीव हुआ है, एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन जो गिवन है, हेंस द एक्सप्रेशन इज आल्सो यूनिटलेस। ठीक है, तो रीजन दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो क्या होता है, यूनिटलेस। फोर्स अपॉन फोर्स ऑलवेज बी यूनिटलेस। अब वैल्यू पता करते हैं इस रेशियो की वैल्यू। तो वैल्यू के लिए मैं इस स्टेप के बाद वैल्यू पुट कर रहा हूं। राइट हैंड साइड में कैपिटल के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, टी की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 है ना। तो कुछ बच्चे कैलकुलेशन के लिए रेडी हो जाओ, है ना, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन का जो रिजल्ट होगा उससे हमें क्या कंक्लूजन पता लग रहा है, हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा, हम क्या कंक्लूड करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। जी की वैल्यू 1.67 × 10⁻, गाइस कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 होती है ना? हाँ, 1.67 तो यहाँ पर हाँ मास है प्रोटॉन का 6.67 × 10⁻⁻11। आई थिंक कैपिटल जी की वैल्यू। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31। हम इस कैलकुलेशन को बड़ा नियरली, है ना, राउंडिंग ऑफ करके फटाफट करेंगे। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27 kg। इसको सॉल्व करने के लिए राउंडिंग ऑफ कैसे कर सकते हैं हम? राउंडिंग ऑफ कैसे कर सकते हैं? तो ये मुझे बताइए 20/3 क्या होता है? आई थिंक 6.66 होता है ना गाइस? यस सर। तो यहाँ पर ये जो 6.67 है ना, इसके प्लेस पर आप आराम से लिख सकते हैं 20/3, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, है ना। 1.67 क्या होता है? 1.67, तो अगर आप 5/3 करें तो गाइस क्या आता है? 1.6666। सोचिए 5/3 क्या होता है? 1.6666। एक दो जने बता दें, होता है क्या? यस सर। यस पता सर। लग रहा है ना? तो 1.6666 आ रहा है, तो इसका मतलब हम 1.67 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 5/3, क्योंकि हमें विदाउट कैलकुलेटर, है ना, विदाउट कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कैसे करनी है वो देखें। ये जो 9.1 है हम इसको राउंडिंग ऑफ करके 9 ही लिखेंगे, क्योंकि हमें नियर अबाउट कैलकुलेशन करनी है। तो 9.1 एग्जैक्ट मास होता है,
9 into 10 to the power 31 मैंने कर दिया, -31। ओके, अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, देखते हैं क्या होगा। आई थिंक ये 3 और ये 3 इस 9 से कैंसिल, देखो डिनोमिनेटर में। यस सर। 3 ये 9 से कैंसिल। अब 20 into 5 तो 100 होता है गाइस, हो गई लाइफ आसान। 20 into 5 100, तो हमें अब आगे डिवाइड तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप, ऊपर मैं लिख देता हूं 9 into 1.6 into 1.6 कौन है अब, 1.6 into 1.6 2.56 है ना, into 10 to the power 9, तो ये लिख देता हूं मैं, और -19 का स्क्वायर है ना, सॉरी -19 तो -38, अभी मैंने ऐसा लिख दिया। सॉल्यूशन 9, उसके बाद 1.6 का होल स्क्वायर, 10 to the power 9 पॉजिटिव है, 10 to the power -19 का होल स्क्वायर, तो 10 to the power -38। अब नीचे देखें 20 into 5 10, सॉरी 100, बिल्कुल ठीक है, 100 मतलब 10 to the power +2। ओके, और यहाँ पर देखिए माइनस का 11, माइनस का 31, माइनस का 27, तो -11 -31 -42 -42, प्लस का 10 to the power 2 है, क्योंकि 20 into 5 100, तो इसका मतलब पावर प्लस की पावर नेगेटिव में 40 plus 27 67, 10 to the power -67 डिनोमिनेटर में आएगा क्या, कुछ लोग चेक कर लें और तसल्ली से चेक कर ले, जल्दीबाजी नहीं। डिनोमिनेटर में 10 to the power सही है, यस सर। है ना, और चेक कर लें एक दो बच्चे और मुझे यस बोल दें तो मैं आगे बढ़ जाऊं। 11 माइनस का, 31 माइनस का, 27 माइनस का, इनका सम करेंगे तो माइनस का 69 आएगा, और 20 into 5 100, इसलिए ओवरऑल पावर हो जाएगा -67। अब किसी ने 9 into 2.65 किया हो तो बता दो। 23.04 23.04 बोल रहे हैं। 10 to the power देखिए अब आप इंटरेस्टिंग, प्लस का 9 माइनस का 38, दैट मीन्स -29, ऊपर 10 to the power -29, और ये जो माइनस का 67 है ऊपर आके प्लस का 67 हो जाएगा। अब मुझे बताइए 10 to the power -29, 10 to the power +67, ओवरऑल कितना हो गया 27.04, तो इसको मैं 2.3 कर रहा हूं इनटू 10 to the power, देखो 2.3 किया है, एक 10 उधर एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना, तो अभी करते हैं 68, तो 10 to the power +67 ऑलरेडी था, मैंने 3 को 2.3 कर दिया है, तो 68 कर दिया 10 to the power एक्स्ट्रा -29। हाँ भाई कितना बचा, हाँ 39 +39, 10 to the power +39, यूनिट लेस तो है ही। ये फैक्टर जो है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, 2.3 into 10 to the power 29 इस 39 सॉरी 39, 10 to the power 39 से हमें क्या पता लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सेम पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में हमने इलेक्ट्रिक फोर्स देन ग्रेविटेशनल फोर्स को डिवाइड किया, इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो पता लगाया, और उस रेशो की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी आ रही है। 2.3 तो ठीक है, 10 to the power 39 पॉजिटिव, तो Fe अपॉन Fg की वैल्यू बहुत ज्यादा रिसीव होने से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, द इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गाइस अगर आपने ये वैल्यू लिख ली है तो इससे जो कंक्लूजन हमें पता लग रहा है वो भी आप लिख लें। स्टार्ट कर सकते हैं, यस सर। इस वैल्यू के नीचे लिखिए द वैल्यू ऑफ Fe upon Fg, the value of
E upon Fg shows that the value of Fe upon Fg shows that the electric force is very strong as compared to gravitational force. The electric force is very strong as compared to gravitational force between electron and proton. ओके डन। अब थोड़ा हम आगे बढ़ सकते हैं गाइस, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। क्वेश्चन बहुत Yes, sir. सिंपल ही है, ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं। 1 सेकेंड, वापस मुझे क्वेश्चन ओके मिल गया। फोर्थ क्वेश्चन देखें आप लोग भी। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ statement electric charge of a body is quantized. ठीक है, why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is large scale charge? तो इसके दो पार्ट है। पहला explain the meaning of quantization of electric charge। तो गाइस ये theoretical क्वेश्चन हो गया। क्या आपको क्वांटाइजेशन का मीनिंग एक्सप्लेन करना है, दैट मीन्स आपको क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं, या फिर क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन आपको लिखनी होगी। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन मीन्स द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी बॉडी और पार्टिकल इज व्हाट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है? द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक और बात, अगर हम बहुत मैक्रोस्कोपिक चार्ज की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी अब बात बता दूं, मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है? वो तो प्रॉपर्टी ही है जो हमने थ्योरी में डिस्कस की है। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी चार्ज की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक की बात करें, लार्ज अमाउंट में अगर चार्ज है ना, तो इंपॉर्टेंट बात, अगर चार्ज की वैल्यू बहुत 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 ज्यादा है, दैट मीन्स 1 कूलॉम 2 कूलॉम इस तरह से। तो 1 कूलॉम 2 कूलॉम की बात करें तो आपको शायद याद आ गया होगा, गाइस वीडियो चल रहा है ना? यस सर। यस सर। यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो अगर चार्ज की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा हो, लाइक 1 कूलॉम 2 कूलॉम, तो आपको शायद आइडिया होगा, हमने एक बार ऐसा क्वेश्चन किया था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलॉम चार्ज? किसी बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे उस पर प्लस 1 कूलॉम चार्ज जनरेट करने के लिए? और वैल्यू आई थी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देखो, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 625 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो 625 के बाद कितने जीरोज? 16 जीरोज। इतने सारे इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में से निकले तो उस पर चार्ज कितना होगा? 1 कूलॉम। 1 कूलॉम चार्ज की बहुत 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 बड़ी वैल्यू है ना? तो 1 कूलॉम चार्ज की बहुत बहुत बड़ी वैल्यू है। तो अगर चार्ज की वैल्यू मैक्रोस्कोपिक हो, मींस लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो, तो हम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को, है ना, इग्नोर कर सकते हैं। क्यों इग्नोर कर सकते हैं? क्योंकि अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स में से, ये जो नंबर है इलेक्ट्रॉन का, इतना ज्यादा नंबर है, इसमें से 1-2 इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाए, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में से कितने निकले? इतने नहीं निकले,
5-7 इलेक्ट्रॉन, 5 to 7 इलेक्ट्रॉन कम निकले, फिर भी चार्ज की वैल्यू को हम नियर अबाउट क्या कहेंगे, 1 कूलम। अगर मैक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज, बहुत ज्यादा अमाउंट में चार्ज कहीं प्रेजेंट है, तब हम 1-2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल। 1 2 3 5 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन, किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू बहुत 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 कम होती है, बहुत कम होती है। तो जब आप लार्ज स्केल में चार्ज की बात कर रहे हैं, लार्ज स्केल 1 कूलम, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर इतना ज्यादा होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स को आप, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन अगर कम है, कुछ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है, कुछ मतलब, है ना, 5 7 8 9, कुछ इलेक्ट्रॉन अगर कम या ज्यादा भी हो, तो उस लार्ज चार्ज को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ओनली कब, जब चार्ज की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा। तो मैक्रोस्कोपिक चार्ज पर अगर डील कर रहे हैं, तो हम क्वांटाइजेशन रूल को कुछ, है ना, कुछ केसेस में इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करना मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लार्ज चार्ज की कंपैरिजन में नेग्लेक्ट करना होता है। दैट्स इट। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको हम कह सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 5। When a glass rod is rubbed with silk cloth, charge appears on both. A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consist with the law of कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तो छोटी सी बात हो गई गाइस। अगर कोई एक बॉडी है और अगर कोई दूसरी बॉडी है, तो ये दोनों बॉडी मिलकर क्या होती है, दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम। बस इस सिस्टम पर फोकस करें, दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम। तो एक बॉडी दूसरी बॉडी एक दूसरे को, है ना, इन बॉडीज को म्यूचुअली रब करने से एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करे, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। जो लूज करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। सिस्टम का नेट चार्ज अभी भी क्या होगा, सेम, जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो दैट्स इट। किन्हीं भी दो बॉडीज को म्यूचुअली रब करने से कोई नए इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होते, है ना, ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ, charge neither be created nor be destroyed. That means the net charge of any system, isolated system, remains same. तो चार्ज कंजर्वेशन का जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ यूज ले सकते हैं। क्या कह सकते हैं, because the net charge of the system of two bodies remains same before and after, है ना, rubbing। फिफ्थ क्वेश्चन में बस इतना सही बताना था, चार्ज कंजर्वेशन वाली बात आ गई, ठीक है। तो सिस्टम पर फोकस कर सकते हैं आप। यस गाइस, सिक्स्थ क्वेश्चन, 4 पॉइंट चार्जेस। तो इसका एक डायग्राम हम बनाएंगे। 4 पॉइंट चार्जेस, 2 माइक्रोकूलम -5 प्लस 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द force on a charge 1 microcoulomb placed at the center of the square, QA, QB, QC, QD। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। आई थिंक आप बहुत इजीली इसको कर देंगे। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में भी करना है। क्वेश्चन नंबर, यस, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया अब हमारा, 5 और 6? एनीवन? क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, थैंक यू। ABCD एक स्क्वायर है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर।
कॉर्नर्स पर चार्ज प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर हम जो चार्ज क्वेश्चन में गिवन है वो अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर है +2 माइक्रोकूलम, हियर -5, यस स्टूडेंट, Yes, sir. देन अगेन +2. +2 माइक्रोकूलम, डी कॉर्नर पर आई थिंक -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। हम AC BD डायगोनल्स यहाँ पर दिखा रहे हैं और आप सब जानते होंगे आई थिंक स्क्वायर के डायगोनल म्यूचुअली कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, सेंटर पर, स्क्वायर के सेंटर पर, ठीक है। सेंटर पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ चार्ज है, कितना है, +1 माइक्रोकूलम। Yes, sir. इस +1 माइक्रोकूलम पर नेट चार्ज कितना होगा, किसी को पेन नहीं चलाना पर डायग्राम को देखते ही बताओ, आंसर बताओ डायरेक्ट। 0. 0, अ बिग 0। रीजन, तो रीजन आप डायग्राम से देख लें। ए कॉर्नर पर चार्ज का मैग्नीट्यूड, सी कॉर्नर पर चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो डायगोनल के जो अपोजिट एंड है, AC डायगोनल पर फोकस करें पहले, फिर BD की बात करेंगे। तो AC डायगोनल के जो अपोजिट एंड्स हैं, एंड A एंड C, इन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज का नेचर भी सेम है। इंपॉर्टेंट बात, नेचर भी सेम है। इसलिए ए कॉर्नर का चार्ज सेंटर वाले चार्ज को अगर इधर रिपेल करेगा F4 से, तो सी कॉर्नर का चार्ज भी F4 से ही ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और ये दोनों F4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली अब दूसरे वाले डायगोनल BD डायगोनल की बात करें, तो BD डायगोनल के जो ऑपोजिट एंड्स हैं, एंड B एंड D, इन दोनों एंड्स पर चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज का नेचर सेम है, नेचर भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो बी कॉर्नर का चार्ज सेंटर वाले चार्ज को जिस F' फोर्स से रिपेल करेगा, डैश अप्लाई कर दिया, F से थोड़ा अलग होगा ये, तो डी कॉर्नर वाला चार्ज भी सेंटर वाले चार्ज को एग्जैक्टली F' फोर्स से ही रिपेल करेगा। तो F' फोर्स अगेन कैंसिल, सो नेट फोर्स विल बी 0, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो हम क्या करें, है ना, तो ये क्वेश्चन 1 मार्क का ही होगा। तो आपको इसमें क्या लिखना होगा, बिकॉज दी +1 माइक्रोकूलम चार्ज is in equilibrium, hence net electric force on it will be 0। इक्विलिब्रियम में कैसे हैं, F फोर्स कैंसिल आउट, F' फोर्स कैंसिल आउट। तो डायग्राम में आप एरोस दिखा दें तो सिंपल, आपको पता है लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। यहां पर थोड़ा चेंज नहीं होगा क्या गाइस, मैंने कहा था ये चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा है, थोड़ा आप बताएं, नेगेटिव चार्ज है ना, आंसर तो चेंज नहीं होगा, बट मैं बता देता हूं, ये वाला जो फोर्स है ना, ये वाला एरो, दिस फोर्स इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड दिस वन फोर्स इज ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो मैंने करेक्शन भी कर दिया, इक्विलिब्रियम में होगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा है, ट्रू, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर रिपेल कर रहा है, ट्रू, बट दिस वन इज नेगेटिव चार्ज इस +1 कूलम चार्ज को इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज इस +1 कूलम चार्ज को इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये सही बात है, अभी भी इक्विलिब्रियम है, आंसर इज 0। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी कैलकुलेट नहीं करते, ये क्वेश्चन बने ही इसलिए हैं, आपको 1 मार्क के क्वेश्चन इस तरह से बनाए जाते हैं, आपको फटाफट देखना, आंसर बताना। The 7th question is an electrostatic field line is a continuous curve, that is a field line cannot have sudden breaks, why not? तो गाइस फटाफट आप में से कोई बताना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर continuous curve, that means the electric field lines have not sudden break, why not? क्यों नहीं, सडन ब्रेक क्यों नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व होती है। आपको कुछ बच्चों को याद होगा जो प्रॉपरली रिवीजन भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन में मैंने एक वर्ड को अंडरलाइन करवाया था, पाथ, कुछ याद आया गाइस, पाथ, यस सर, पाथ को अंडरलाइन करवाया था, तो पाथ कभी
पाथ कभी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल। अगर कोई पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचता है तो ऑब्वियसली उसने कोई पाथ तो ट्रेवल किया ही होगा। रियल पार्टिकल है तो रियल पाथ होगा। पाथ कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, पाथ कंटिन्यूअस ही होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। बिकॉज करके आप क्या लिखेंगे? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दी पाथ, और पाथ को अंडरलाइन कर देना। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दी पाथ ट्रेवल्ड बाय a small positive charge which freely dropped in electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन आएगी इस क्वेश्चन के आंसर में, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं? एक्सप्लेन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। इसका आंसर तो मे बी आप सभी बता देंगे। सर बिकॉज टू डायरेक्शंस पॉसिबल, टू डायरेक्शन बताना पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपको याद आ गया बिल्कुल। बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो उस कॉमन पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन रिसीव होती है, और ये पॉसिबल होता नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये बात बिल्कुल ठीक बताई आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। तो इनके आंसर आपको प्रॉपर्टीज से मिल जाएंगे, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 2 point charges 3 microcoulomb and -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart। ठीक है, 20 गाइस आवाज आ रही है क्या? यस सर। ठीक है ना, एक हेलो यस सर। हेलो, कनेक्ट हो गया ना? चलिए ठीक। यस सर। ओके, हाँ, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी। ठीक है, तो पहले तो इसी की बात कर लेते हैं, तो डायग्राम में देखते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8। ओके, ए पॉइंट बी पॉइंट, सेपरेशन कितना है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इज द सेपरेशन। ए पॉइंट पर लेट +3 माइक्रोकूलम, बी पॉइंट पर -3 माइक्रोकूलम। ट्रू गाइस, चार्ज का मैग्नीट्यूड 3 माइक्रोकूलम, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट? तो मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मिड पॉइंट O है, तो सबसे पहले तो OA इक्वल टू AO इक्वल टू BO इक्वल टू 20/2, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻1 मीटर। गाइस डिस्टेंस देख लो आप, OA इक्वल टू OB इक्वल टू दिस। रीजन, हमें O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वो होगा E इक्वल टू E1 प्लस E2। अब ये E1 E2 क्या है? तो इस सिस्टम में दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, दो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। ए पॉइंट का पॉजिटिव चार्ज सेंटर पॉइंट O पर लेट E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। लेट डायरेक्शन सही है। ए पॉइंट का पॉजिटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज ड्यू टू +3 माइक्रोकूलम। तो ए पॉइंट पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर O पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। डायरेक्शन सही है, E1 का डायरेक्शन सही है। यस सर। डायरेक्शन सेंस आपको अच्छे से पता है, वापस देख लें। O पॉइंट पर अगर हम +1 कूलम चार्ज कंसीडर करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल ही तो करेगा, ओके। बी पॉइंट का नेगेटिव चार्ज -3 माइक्रोकूलम, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है ना, तो बी पॉइंट का नेगेटिव चार्ज O पॉइंट पर अगर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, E2, तो E2 किस डायरेक्शन में होगा? O to B। E1 किस डायरेक्शन में है? O to B। दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए O पॉइंट पर
O पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस E1 प्लस E2। अब E1 E2 मैग्नीट्यूड में सेम होंगे बिकॉज E1 इक्वल टू E2 इन मैग्नीट्यूड। वाई मैग्नीट्यूड में सेम क्यों है भाई, मैग्नीट्यूड में सेम क्यों है, डिस्टेंस सेम, OA OB, पॉजिटिव चार्ज का O से डिस्टेंस, नेगेटिव चार्ज का O से डिस्टेंस सेम है। एक बात, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए E1 E2 मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ E1, रीजन E1 इज इक्वल टू E2, ट्वाइस ऑफ E1। अब E1 का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो आप लिखेंगे KQ अपॉन AO स्क्वायर। Q की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -6, वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन OA या AO कुछ भी कहें, AO स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर 10 टू द पावर -2। सॉल्व कर लें, कितना आ रहा है, 9 3 जा 27, 10 टू द पावर देखें 5, कुछ चेक करके बताएं। 2.7 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यहाँ पर सर 2 का गया, हाँ वही मैं देख रहा हूँ, 2 से प्रोडक्ट करना बाकी है, 2 से प्रोडक्ट करना बाकी है। तो यहाँ पर 54 कर दें तो ही ठीक रहेगा, है ना, 2 से प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा। ओके 54 था, 5.4 है 10 टू द पावर 6, गाइस 10 टू द पावर 6 ठीक है ना, 54 Yes, into sir. 10 to the power 5 Yes, sir. है ना। ओके तो सब कुछ हो जाता है, ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन है ना, इसमें फिजिक्स नहीं है, ये तो आप हर कोई कर लेता है। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, ये है क्वेश्चन की फिजिक्स स्टार्ट। डायग्राम में E1 E2 के एरो आप देखें, भाई स्टार्ट करेंगे तभी तो कैलकुलेशन तक पहुंचेंगे, स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्ट। तो फिजिक्स यहाँ पर है इस क्वेश्चन की, बाद में कैलकुलेशन है, सब कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना बस नहीं भूलें, नहीं तो एक बड़ी 10 टू द पावर की एक बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो इस तरह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता करते हैं। हमने एक टॉपिक पढ़ा है थियोरेटिकली, है ना, प्रिंसिपल है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर एक पॉइंट चार्ज नहीं हो, 2 3 4 हो, तो हमें इस तरह से वेक्टर सम करना पड़ता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में E1 E2 के बीच में एंगल 0 डिग्री है, इसलिए जस्ट सम करने से काम हो गया। जब E1 E2 के बीच में कुछ एंगल होता है तो हमें वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला यूज लेना पड़ता है रिजल्टेंट फाइंड करने वाला, है ना। ओके गाइस, 8th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड पार्ट में आपको सेंटर पर कुछ चार्ज प्रेजेंट है ऐसा कहा है, और उस चार्ज पर फोर्स पता करना है। चार्ज कितना है, 1.5 10 टू द पावर -9 कूलम। ओके अगर इस सेंटर पर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम चार्ज प्रेजेंट हो, तो इस चार्ज पर फोर्स कितना होगा। लेट इस चार्ज को मैं Q0 बोल देता हूँ, Q0 या फिर Q0 हम इसको कह सकते हैं। तो इस चार्ज पर फोर्स क्या होगा, तो गाइस फोर्स होता है Q0 इंटू ई नेट कर देता हूँ, Q0 इंटू ई। तो सेंटर पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नेट। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट हमने अभी भी पता किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस चार्ज से प्रोडक्ट करते ही आपको फोर्स रिसीव होगा। Q इंटू ई ऑलवेज फोर्स होता है। तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बी पोर्शन का करेंगे, F इक्वल टू Q0 इंटू ई नेट। Q0 की वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यू पुट करते हैं 1.5 10 टू द पावर -9, ई नेट 5.4 10 टू द पावर 6। कोई प्रोडक्ट करके बताए कितना आएगा। 8.1 into 10 की पावर 3 न्यूटन। बिल्कुल सही है, 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3। यस सर। -3 न्यूटन। इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, बिकॉज चार्ज पॉजिटिव है
इसलिए फोर्स कहाँ होगा, जिस डायरेक्शन में ई नेट है, राइट साइड में। फोर्स की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, राइट साइड। डायरेक्शन पूछी नहीं है बट एक्स्ट्रा बता रहे हैं हम। 9th क्वेश्चन, टाइम है ना, अभी टाइम होना चाहिए काफी। ओके, दिस वन इज 8th। 9th क्वेश्चन, और कुछ पूछा था क्या गाइस? What is the force experienced by the test charge? पता लगा लिया, done. 9th question, a system has two charges, okay, located at points. What is the total charge? 0 होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, गाइस ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, अब अपने नोट्स देखना। लोकेशन जो है ना, आपको लोकेशन कुछ ऐसे बता रखी है, इन दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन आपको पता लग जाएगा। लाइक एक पॉइंट है 0,0, -15 सेंटीमीटर, बी पॉइंट है 0,0, +15 सेंटीमीटर। तो ए से बी का स्ट्रेट डिस्टेंस कितना रिसीव होगा, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। ए पॉइंट का और बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको बड़ा ध्यान से देखें, तो ए और बी के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस ए बी कितना रिसीव होगा, 30 सेंटीमीटर। और ये 30 सेंटीमीटर क्या होगी, डाइपोल की लेंथ। रीजन, ए पॉइंट पर कुछ नेगेटिव चार्ज है, बी पॉइंट पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो जब इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के चार्ज हो तो क्या बनता है, डाइपोल बनता है। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू डी। तो ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऐसा कुछ क्वेश्चन किया हुआ है, तो कुछ बच्चों को शायद याद आया होगा। इस किया हुआ है, कोऑर्डिनेट गिवन, चार्ज गिवन, P फाइंड करने के लिए कहा था। और P फाइंड करने के लिए D हमें कोऑर्डिनेट्स को देखकर पता लगाना होता है, दैट्स इट। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलें। 9th क्वेश्चन बस इतना ही है। सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा गाइस, इसी ने पूछा था शुरू में, तो आपका आंसर होगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज व्हाट, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल का ऑलवेज 0 ही होता है। 10th क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 into 10 to the power -9 कूलम इंटू मीटर। P की वैल्यू 4 into 10 to the power -9 कूलम इंटू मीटर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है। 10th क्वेश्चन में फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो गिवन है वो ये है। सेकंड, with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 into 10 to the power 4 न्यूटन अपॉन कूलम। इन दोनों के बीच में एंगल का इंफॉर्मेशन है क्या, 10th क्वेश्चन 30 डिग्री। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। 30 डिग्री, यस दिख गया, एंगल है 30 डिग्री, इनके बीच में डायरेक्शन ऑफ P एंड डायरेक्शन ऑफ E। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ये तो गाइस कोई भी कर सकता है, और कोई भी मतलब वो सभी स्टूडेंट कर सकते हैं जिनको फॉर्मूला पता है, दैट्स इट। द टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज PE sin थीटा। फॉर्मूला ये है, द टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं। पहली बात, P की वैल्यू सही यूनिट में है, कूलम इंटू मीटर, ऐसा ही सिस्टम में यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली सही यूनिट में है, एज इट इज पुट करना है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अगर हो, साइन 30 डिग्री सब जानते हैं 1/2। 4 से 2 को कैंसिल करें और आंसर कितना आ रहा है, 2 into 5 10, 10 into 10 to the power -5। दैट मीन्स टॉर्क की वैल्यू 10 to the power -4 न्यूटन इंटू मीटर। थोड़ा सा चेक कर लिया हो तो बताएं, ठीक है? यस सर। सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक आपके भी यही आ रहा होगा। एक दो जने और जिन्होंने सॉल्व किया हो चेक कर लें। 10 to the power 4 न्यूटन इंटू मीटर है ना, न्यूटन इंटू मीटर। दिस इज आवर 10th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखें। 11th क्वेश्चन, a polythene piece rubbed with wool
is found to have negatively charged, is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. Estimate the number of electron transferred from which to which, है ना? तो जब हम देखो एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं, पॉलीथीन एंड वुल, ठीक है, प्लास्टिक को, पॉलीथीन को वुल से रब किया है, तो जिस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो किस पर आ रहा है, पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ प्लास्टिक। तो पॉलीथीन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है, इस पर चार्ज कितना आ जाता है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो ये तो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, इतना नेगेटिव चार्ज आ जाता है पॉलीथीन पर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलॉम। इतना नेगेटिव चार्ज आ जाता है पॉलीथीन पर कब, जब पॉलीथीन को वुल से रब किया जाता है। आपको इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताना है जो ट्रांसफर हुए हैं वुल से प्लास्टिक में, वुल से पॉलीथीन में। वुल से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, तो प्लास्टिक में मतलब पॉलीथीन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्यू में ई से डिवाइड करना होगा। गाइस सही बात है क्या? इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऐसे ही मिलता है, आई थिंक, कोई बताए? बिकॉज क्या होता है प्लस माइनस एन, ये तो जनरल फॉर्मूला, ये तो जनरल फॉर्मूला है। जब चार्ज पता करना होता है तब हम इस फॉर्मूले को यूज लेते हैं, बट जब इलेक्ट्रॉन का नंबर पता करना है, नंबर, तो नंबर तो कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो फटाफट सॉल्व करते हैं, और एक इंटीजर ही आना चाहिए, इंटरेस्टिंग बात, इंटीजर ही आना चाहिए। तो Q अपॉन E कर दिया मैंने, अब क्या कर सकता हूं मैं, थ्री 3000 अपॉन 16 इंटू 10 टू दी पावर, देखते हैं इंटीजर आता है क्या। हाँ 10 टू दी पावर कोई बता सकता है? हाँ भाई, किसी ने डिवाइड किया हो तो बताएं। किसी ने डिवाइड किया हो तो बताएं। हाँ भाई, अभी तक नहीं किया? 10 डिवाइडेड बाय 1.6 6.25 होता है। वन 875। into 10 to the power 7, that means 1 point this into 10 to the power 10। तो किसी की आवाज नहीं आई, जल्दी बताएं। डिवाइड किया हो तो डिवाइड तो आप फटाफट करके बता दें, जल्दी बता दें भाई। सर यस बोलिए। सर आपने 1.6 into 10 to the power minus 16 लिख रखा है, 19 आएगा वो। यस सर। कहाँ पर? अच्छा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड। यस सर। यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 16 की प्लेस पर 19 आएगा, एक तो ये करेक्शन, और जैसे ही 16 की प्लेस पर 19 आएगा, यहाँ पर 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 टू द पावर 10, और यहाँ पर 13, क्योंकि 16 की प्लेस पर 19 करना ही था। बिल्कुल सही बात है। तो वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू चेक की हो तो बताओ, सही क्या? सर पीछे 2 into 10 to the power 12 दिखा रहा है।
2 इंटू 10⁻12। नहीं, आप तो अपना कैलकुलेट करो ना, क्योंकि वो बुक वाले तो क्या राउंडिंग ऑफ भी करते हैं, हो सकता है इस पूरे नंबर को राउंडिंग ऑफ किया हो, समझते हैं ना, राउंडिंग ऑफ 11th में पढ़ा हो तो इस पूरे नंबर को राउंडिंग ऑफ करके वो कर सकते हैं। और 12 आ रहा है वो चेक करो आपको, है ना। मैंने यहाँ पर डेसिमल रिमूव किया, देन 9, ये तो सही लग रहा है यहाँ तक। अब ये डिवाइड सही है क्या? यहाँ पर डेसिमल आना चाहिए। तो एक करेक्शन तो मुझे मिल गया। गाइस थोड़ा जल्दी बता दें, बहुत से बच्चे हैं जो कभी नहीं बोलते, आंसर पता लग गया, सब कुछ हो गया, फटाफट बताएं। डन। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं क्वांटाइजेशन पर, आपको बताया था 2 वे क्वेश्चन बनते हैं। अगर n की वैल्यू गिवन होगी तो आपसे चार्ज पूछेंगे बॉडी पर कितना चार्ज आया, और अगर चार्ज की वैल्यू गिवन होगी तो आपसे इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछेंगे जो ट्रांसफर हुए हैं वुल से पॉलीथीन में। तो वुल से पॉलीथीन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो यही है 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। ये एक बहुत बड़ा इंटीजर है ना। इसको हम ऑलरेडी इंटीजर फॉर्म में यहाँ पर दिखा भी चुके हैं ऊपर। इसको मैं 1875 इंटू 10⁻9 कह सकता हूँ, 1875। इतना सा बताने के लिए किसी बच्चों को इल्यूजन नहीं हो जाए कि ये तो डेसिमल है, इंटीजर नहीं है। ये 10⁻12 को देखो, बहुत अच्छा इंटीजर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आना जाना इंटीजर में ही होता है। 1875 इंटू 10⁻9, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, दोनों ही इंटीजर है। ठीक है, तो आई थिंक आंसर आ गया होगा स्टूडेंट्स। यस सर। है ना। तो हमने कुछ क्वेश्चन और किए, कल कोशिश करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन करने की, है ना स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास को तो यहाँ स्टॉप करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।